नमस्ते ऑल। इस वीडियो में आपका स्वागत है जहाँ पे हम वसुधैव कुटुंबकम ये फ्रेज़ जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी फेमस हुई है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हिंदी में है। दिस वीडियो इज़ इन हिंदी। इफ़ यू वांट टू वॉच इट इन इंग्लिश द लिंक इज़ प्रोवाइडेड ओवर हियर। ये वीडियो हिंदी में है, अगर आपको इसे इंग्लिश में देखना है तो लिंक यहाँ पे दिया गया है। वसुदैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। We are Vasudev Kutumbakam, that we are one earth, one family, one future. That sees the world as one family. वसुधैव कुटुंबकम और द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में 2022-23 में वसुधैव कुटुंबकम वाज द थीम ऑफ दिस कंप्लीट ईयर। तो वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है, और पिछले कुछ सालों में आपने ये कई जगह पे देखा होगा, बहुत सारे लीडर्स को आपने देखा होगा कि जो वसुधैव कुटुंबकम को कोट कर रहे हैं। तो बट इसका मीनिंग बहुत बार हर किसी को पता नहीं होता। तो इस वीडियो में हम वसुधैव कुटुंबकम ये जो श्लोक है ये कहाँ से आया है, उसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, और वसुधैव कुटुंबकम और सस्टेनेबिलिटी, शाश्वतता, शाश्वत विकास, इसमें क्या रिलेशन है, कैसे हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो और एक्शन में ला सकते हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम ये श्लोक आया है हितोपनिषद से, और जो ओरिजिनल सोर्स है वो महाउपनिषद सामवेद से है। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ और बाद में हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो श्लोक इस तरीके से है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सो द मीनिंग यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। तो मीनिंग ये है कि ये मेरा है या ये पराया है। ऐसे लोग, ऐसा विचार बहुत छोटे लोग करते हैं। तो छोटे लोगों का यही सोच होती है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये पराया है। जो उच्च चरित्र वाले लोग होते हैं, जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं, तो वो सारे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। अगर महाउपनिषद में जो ये श्लोक है तो इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में चेंज है, विच इज़ अयम बंधुरयम नेति। अयम बंधु, ये बंधु है, अयम नेति, दिस इज़ नॉट। ठीक है, बंधु मतलब अपना। और वसुधैव कुटुंबकम का अगर आप मीनिंग यहाँ पे देखते हो तो वसुधा इव कुटुंबकम। वसुधा मीन्स अर्थ, इव मीन्स लाइक, कुटुंबकम लाइक फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम, सो एंटायर अर्थ एज अ फैमिली। तो इस श्लोक के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्सी थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फैमिलीज़ आइडियल नहीं है, आप रामायण महाभारत देख लीजिए, या जो कुछ कंट्रोवर्सी इसमें है। तो इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इसको राइट कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि इस श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो एक क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। अगर मैं आपको पूछूं कि आप किसी को भी आपका फ्रेंड या आपका एनिमी कैसे मानते हो, जस्ट ज़रा सोचिए इसके बारे में कि किसी को आप आपका फ्रेंड कैसे मानते हो, किसी से एनिमिटी जो होती है, दुश्मनी जो होती है, वो आपकी कैसे होती है। जस्ट सोचिए और आप मुझसे अग्री करोगे कि बहुत बार हमारी जो फ्रेंडशिप है या जिन्हें हम फ्रेंड्स कहते हैं, तो ये हमारे परिचित लोग होते हैं जिनको हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। ठीक है, और जो एनिमी होते हैं या जो अलग दिखते हैं या जो हमारे जैसे नहीं हैं, जिनको हम पहले से नहीं जानते हैं, तो इनको हम बहुत बार एलियन या पराया समझते हैं, राइट। और उनको हम प्रॉपर लेट्स से रिस्पेक्ट नहीं देते या मिसबिहेव करते हैं। अगर आप ये सोचें कि दुनिया भर में जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, ये क्यों होते हैं? तो इसीलिए होते हैं बिकॉज आप उन लोगों को अपना नहीं समझते। आप उनके दुख दर्द है या उनकी जो लाइफ है या उनका जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, उनको आप महसूस ही नहीं कर सकते। और इसी वजह से बहुत सारे वॉर्स या ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए और मैं आपको पूछूं कि क्या कोई ऐसा पर्सन जो हर किसी को अपना मानता हो, अपना परिवार का सदस्य मानता हो, क्या वो किसी को इंटेंशनली, हेतुपूर्वक हार्म कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन करेगा, राइट। इंटेंशनली कोई भी पर्सन उसके लेट्स से फैमिली मेम्बर, लेट्स टेक एग्जाम्पल, उसके बेटे या बेटी को हार्म करेगा क्या? दिस इज़ वन क्वेश्चन। नहीं करेगा, बिकॉज लव, एम्पथी,
अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, रिस्पेक्ट, ये कुछ ऐसे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, अगर आप में आ जाते हैं तो आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम ये जो फ्रेज़ है, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस इसमें है। तो अल्टीमेटली अगर एक सेंटेंस में बताया जाए तो वसुधैव कुटुंबकम को हम ऐसे समझें कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी सृष्टि को, पूरे पृथ्वी को अगर मैं मेरे परिवार जैसा मानूं, और इसमें ना सिर्फ इंसान, ह्यूमन बींग्स, बट बाकी लाइफ फॉर्म्स भी हो, तो इन सब के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा और इनके लिए मैं अच्छा ही करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको और थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से समझते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपने अगर वसुधैव कुटुंबकम इसके पहले सुना हो तो ये मोस्टली आपने किसी पॉलिटिशियन से सुना होगा, और आपको ये लगता होगा कि वसुधैव कुटुंबकम ये इंडिया का जियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जी, या जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, कुछ क्लेवर एक स्टेटमेंट है जिससे हम हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे हम अपने जो धरोहर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि कुछ हज़ारों सालों से इंडिया के जो रियलाइज रिसर्चर्स थे, उन्होंने इस सच को जाना है और यही इस फ्रेज से या इस कंप्लीट श्लोक से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम को आप सिर्फ एक शॉर्ट जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट मत समझिए, और ये सिर्फ पीस और हार्मनी के लिए नहीं है। तो ये नहीं कहता कि हम सारे एक परिवार ही है, सारे देश, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस आता है। बट अगर आपको इसको समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है और आपको एज अ फैमिली ही इसको रहना पड़ेगा, आपको इसे अपना मान के रहना पड़ेगा। और जब आप इस सोच पे, इस विचार पे थोड़ा और सोचोगे और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन जीने की कोशिश करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी और पर्सन या और ह्यूमन बीइंग को हार्म कर पाएगा। तो इसको अगर समझना है तो सिर्फ जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट ना समझिए, बट इसको ऐसा समझिए कि सबको आपको अपना मानना है। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। न सिर्फ फैमिली, हम सिर्फ एक हमारी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ये नाक है, ये कान है। मैं ये कान एज अ मेरा बॉडी का एक कंपोनेंट है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन आप समझिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना पार्ट ही उसे मानता ही नहीं हो, अगर ये मेरा कान मैं मेरे बॉडी का पार्ट मानता ही नहीं हूँ, या मैं ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाता हूँ, तो क्या मैं इसकी केयर करूँगा? नहीं करूँगा। तो इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो इसको अगर एक्सटेंड करते तो फैमिली में भी यही चीज़ है, या अगर आप इसको ग्लोबल स्केल पे भी एक्स्ट्रापोलेट करते हो, या ग्लोबल स्केल पे भी अगर आप इसको सोचते हो, तो यही चीज़ होती है कि अगर आप किसी को अपना समझते हो, उसका इंटर रिलेशनशिप अगर आप समझते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को हार्म कर सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही पसंदीदा चीज़ होगी जो आप सबको पसंद है और डेली लाइफ में आप इसका यूज़ करते हो, तो वो है फूड, राइट। हम सबको पसंद है, तो फूड के थ्रू भी हम इसे समझते हैं। अभी कुछ डिकेड से, कुछ सालों से हम एक फॉल्स सिक्योरिटी में जी रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, विच इज़ कि हमें सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं। हम नेचर पे जो हमारा डिपेंडेंस है, या ये जो लाइफ है इस प्लैनेट पे कितनी फ्रेजाइल है, इसको हम भूलते चले जा रहे हैं। बट अगर आप सोचो, जस्ट 2 मिनट के लिए सोचिए कि जो खाना हम बनाते हैं, जनरली हम सोचेंगे कि ये हम दुकान से लाते हैं, सुपरमार्केट से लाते हैं और हमारे छोटे से किचन में हम इसको तैयार करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस फूड के बारे में सोचिए तो इसकी जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर एक सूरज है, जिससे लाइट और एनर्जी प्लांट्स को और हम सब को, एनिमल्स को भी, ये जो एनर्जी का सोर्स है, प्राइमरी सोर्स वो है। तो इतने दूर से ये एनर्जी आ रही है, सारे प्लांट, सारे एनिमल्स, सारी इकोसिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, और तब हम जी पा रहे हैं। तो हम इसके लिए अवेयर हो या ना हो, बट ये आप सोचिए कि हम एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम का एक पार्ट है। हम इन सारे एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट हैं और हम इसके लिए उत्तरदायी भी है।
तो अगर कोई भी एक एनिमल स्पीसी एक्सटेंट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो सिर्फ वो एक एनिमल स्पीसी ख़त्म नहीं होती, उसके साथ काफ़ी और चीज़ें भी ख़त्म होती है। तो हम उसके साथ साथ हमारा एक पार्ट भी ख़त्म हो रहा है, ये हमें रियलाइजेशन होना होगा। ईगो स्टैंड पॉइंट से नहीं कि ह्यूमन बीइंग्स आर द सुपीरियर थिंग्स एंड हमें सब रिसोर्स सिर्फ हमारे लिए है, ऐसा हमें नहीं समझना है। हमें ये समझना है कि हम भी एक इको का एक पार्ट है। फ्रॉम ईगो टू इको मूव करना, मुझे लगता है ये अगर हम समझते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम का एक रियल इम्पैक्ट हम हमारे पर्सनल बिहेवियर में देख सकते हैं। अगर वसुधैव कुटुंबकम को हम सस्टेनेबिलिटी, शाश्वत विकास के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो ये 5 लर्निंग ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला है रिकॉग्नाइजिंग इंटरडिपेंडेंस। तो सिर्फ ये डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स का ही इंटरडिपेंडेंस नहीं, बट हम सबको पता है कि हमें जीवन जीने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंस हमारा होता है। इंटरडिपेंडेंस को एप्रिशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और तभी हम प्रॉपरली एक सिस्टमिक अप्रोच से हम जी सकते हैं। सेकंड इज़ प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो अगर जो रिसोर्सेस मुझे हैं वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे फैमिली को भी, राइट, और जो लोग यहाँ से दूर है, किसी दूसरे देश में हैं, उनको भी रिसोर्सेस सारे मिलने चाहिए। बट टाइम में भी अगर हम आगे जाते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उनको भी ये रिसोर्सेस मिले, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम सब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें, हम इम्प्लीमेंट करें हमारी लाइफ में। तीसरा है एम्ब्रेसिंग कंपैशन एंड एम्पथी, इक्विटी, एक दूसरे के बारे में सोचना, ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में सोचना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम एक ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं। फोर्थ इज़ इंस्पायरिंग कलेक्टिव एक्शन। अगर आप मानिए कि अगर किसी को आप बहुत आपका करीबी मानते हो, फॉर एग्जांपल आपके फैमिली मेम्बर में कोई है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ सपोर्ट, हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठ सकते हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो अगर आप किसी को अपना मानते हो तो उसके लिए आप काम करोगे। अगर आप इस पूरे अर्थ को अपना मानते हो, आप ये देख रहे हो कि कहीं पे आपका कंट्रीब्यूशन कुछ चेंज, किसी के लाइफ में चेंज ला सकता है, तो क्या आप बैठे रहोगे? नहीं, आप कलेक्टिव एक्शन करोगे। और यही वसुधैव कुटुंबकम अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो ये आपको एक्ट करने के लिए इंस्पायर करेगा। एंड 5वां है प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो मैं सस्टेनेबिलिटी को कुछ नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म थिंकिंग मानता हूँ। अगर आप आज का बेनिफिट, शॉर्ट टर्म का बेनिफिट को छोड़कर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म किसी अच्छे चीज़ के लिए आप अगर काम कर सकते हो, सोच सकते हो, तो आप सस्टेनेबल हो, तो आप लाइफ में भी सक्सेस पा सकते हो। और इसे समझने के लिए 1972 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें आप ये ग्राफ देख पा रहे हो। इस ग्राफ को हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझते हैं, लेकिन अगर इस डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा जाए तो ये प्रॉब्लम्स का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे प्रॉब्लम जो स्पेस में कहाँ पे होती है और एक्स एक्सिस पे किस टाइम के लिए प्रॉब्लम होती है। तो हर किसी का प्रॉब्लम इस ग्राफ में किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, हम सब का प्रॉब्लम होता है हमारे जस्ट फैमिली के लिए हम सोचते हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर के लिए हम सोचते हैं, और सिर्फ हमारे फैमिली के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए हम सोचते हैं। तो ये हो गया बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट। अगर इस सोच को हम बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट से अगर टॉप राइट क्वाड्रेंट तक लेके जा सकते हैं, सिर्फ मेरे परिवार के बारे में सोचने की जगह मैं अगर पूरे विश्व के बारे में सोच सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी, शाश्वत विकास हमें मिल सकता है। और इसके लिए हमें एक्शन स्टार्ट अभी करनी होगी। तो थैंक यू सो मच। और जो भी इसमें मैंने आपके साथ रिसोर्सेज शेयर किए, तो ये रेफरेंसेस में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और देखिए और आपके कॉन्सेप्ट्स और इसमें
एक्सप्लोर कीजिए और इसमें जानिए। मैंने कुछ साल पहले एक संस्कृत विजडम सीरीज़ बनाई थी जिसमें कुछ संस्कृत श्लोक को मैंने एक्सप्लेन किया था। 10 वीडियो इसमें हुए थे और ये एज अ 11वां वीडियो 11th वीडियो में इसमें ऐड कर पाया, तो इसकी मुझे खुशी है। अगर आपको संस्कृत विजडम सीरीज़ ऐसे ही कुछ श्लोक आपको जानने हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसको और मुझे बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज़ जैसे कि ये चैनल है सस्टेनेबिलिटी सिंपली पुट, हम सस्टेनेबिलिटी को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश जारी रखेंगे। सस्टेनेबिलिटी सिंपली पुट को एज अ मेंबर ज्वाइन कीजिए और बहुत सारे वंडरफुल रिसोर्सेस आपको इसमें मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सबके टाइम के लिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नया सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।